नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी। दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में हम आपको लेकर चलेंगे उस बयानबाजी के राजनीतिक भूल भुलैया में जहां एक नेता का एक वाक्य अब पूरी पार्टी के गले की फांस बन चुका है। बात हो रही है राहुल गांधी और वीर सावरकर को लेकर दिए गए उस बयान की, जिसने कांग्रेस पार्टी को ऐसे जाल में फंसा दिया है कि अब न तो वो इससे निकल पा रही है और न ही इसे निगल पा रही है। लंदन में दिए गए एक बयान में राहुल गांधी ने कहा कि वीर सावरकर ने अपनी किताब में लिखा था कि उन्होंने और उनके साथियों ने एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी और इससे उन्हें खुशी मिली थी। अब जरा यहाँ ठहरिए, ये वही सावरकर हैं जिनके नाम पर आजादी की लड़ाई में बलिदान की मिसाल दी जाती है, जिन्होंने देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों में काट दी। और राहुल गांधी उनके बारे में ये कहें तो सवाल उठना लाजमी है। यही सवाल उठाया वीर सावरकर के पोते सत्य की सावरकर ने। उन्होंने सीधे अदालत का दरवाजा खटखटाया और कहा, राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं, ऐसी कोई घटना न हुई, न लिखी गई। यह बयान न केवल झूठा है बल्कि हमारे परिवार की और सावरकर की प्रतिष्ठा की खुली मानहानि है। इसलिए उन्होंने मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। अब यहां से शुरू होता है वो कोर्ट ड्रामा, जो किसी बॉलीवुड स्क्रिप्ट से कम नहीं। राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार अदालत में पेश हुए, लेकिन दोस्तों दिलचस्प बात यह रही कि राहुल गांधी खुद कोर्ट में पेश नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनके वकील ने कहा, मेरे मुवक्किल को कोर्ट में आने की कोई जरूरत नहीं है। याचिका में ऐसा कोई ठोस कानूनी आधार नहीं है जो उनकी उपस्थिति को जरूरी ठहराता हो। अब जरा सोचिए, देश का एक बड़ा नेता जिसने खुद विवाद पैदा किया, उस पर चल रहे मानहानि केस में भी कोर्ट जाने से बचना चाहता है। क्यों? क्या यह अहंकार है या फिर डर? सत्य की सावरकर की तरफ से दलील दी गई। राहुल गांधी को खुद अदालत में आकर बताना चाहिए कि उन्होंने जो बयान दिया वो किन तथ्यों पर आधारित था, और जो उनके वकील ने पहले जान को खतरे की बात कहकर एक याचिका डाली थी, क्या वो वाकई राहुल गांधी की सहमति से थी या नहीं। अब दोस्तों, ये वही याचिका थी जिसने पूरे विवाद को और गहरा कर दिया। राहुल गांधी के वकील ने दावा किया था कि उनके मुवक्किल की जान को खतरा है, इसलिए कोर्ट में पेशी को लेकर कुछ छूट दी जाए। लेकिन बाद में उसी वकील ने वह याचिका वापस ले ली और यह कहकर कि यह याचिका राहुल गांधी की जानकारी के बिना दायर की गई थी। जरा सोचिए, देश का एक बड़ा वकील एक बड़े नेता के लिए बिना बताए ऐसी याचिका डाल देता है। यह बात किसी को भी हजम नहीं हुई, क्योंकि भारत में तो एक सामान्य इंसान भी अपने वकील से हर लाइन पर चर्चा करता है। तो फिर राहुल गांधी से बिना पूछे ऐसा कैसे हो सकता है? यहां से पूरा मामला और संदिग्ध हो गया। अब अदालत पूछ रही है, अगर वकील ने बिना अनुमति के याचिका डाली थी तो उसे वापस क्यों लेना पड़ा, और अगर राहुल गांधी की सहमति से डाली थी तो अब पीछे क्यों हटे। अब दोस्तों, आइए इस पूरे विवाद के राजनीतिक मायने समझते हैं। राहुल गांधी जब वीर सावरकर का नाम लेते हैं तो उन्हें सिर्फ इतिहास याद नहीं आता, उन्हें वोट बैंक याद आता है। क्योंकि सावरकर का नाम आते ही कांग्रेस और बीजेपी की विचारधाराओं का फर्क खुलकर सामने आ जाता है। बीजेपी सावरकर को देशभक्ति का प्रतीक मानती है, कांग्रेस उसी सावरकर को माफीनामा लिखने वाला बताती है, और राहुल गांधी इसी बयानबाजी में फंस गए। दरअसल राहुल गांधी ने जो कहा वो महज एक लाइन नहीं थी, वो एक राजनीतिक तीर था जो सीधा महाराष्ट्र की राजनीति को निशाना बनाकर छोड़ा गया था। महाराष्ट्र में सावरकर का नाम एक भावनात्मक मुद्दा है। यहां उनके सम्मान पर सवाल उठाना राजनीतिक आत्मघात के बराबर है, और राहुल गांधी ने वही गलती कर दी। अब नतीजा यह हुआ कि सत्य की सावरकर ने कोर्ट में केस दायर कर दिया और कांग्रेस पार्टी को अब हर सुनवाई में अपने वकीलों के जरिए सफाई देनी पड़ रही है। मिलिंद पवार ने अदालत से कहा, सत्य की सावरकर की याचिका में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जो राहुल गांधी की कोर्ट उपस्थिति को अनिवार्य बनाता हो। लेकिन अदालत ने मामला सीधा खारिज नहीं किया। उसने अगली तारीख दी, 3 अक्टूबर, ताकि तय हो सके कि राहुल गांधी को वाकई कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा या नहीं। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, एक तरफ गांधी परिवार है जिसे आजादी की विरासत का वारिस कहा जाता है, और दूसरी तरफ वीर सावरकर का परिवार है जो उस विरासत को अपने संघर्ष और बलिदान से परिभाषित करता है। ऐसे में जब गांधी परिवार का वारिस वीर सावरकर पर झूठे बयान देता है तो यह सिर्फ एक कानूनी विवाद नहीं रह जाता, यह एक वैचारिक युद्ध बन जाता है। राहुल गांधी अब उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां हर शब्द उनके खिलाफ सबूत की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी हर बार यही कहती है कि राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि जब बयान खुद रिकॉर्ड पर मौजूद है तो फिर तोड़ मरोड़ की गुंजाइश कहां बचती है। राजनीतिक गलियारों में यह भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने सावरकर का नाम लेकर असल में बीजेपी के वैचारिक गढ़ पर प्रहार करने की कोशिश की थी, लेकिन उल्टा वो खुद ही कानूनी और राजनीतिक फंदे में फंस गए। दोस्तों, 3 अक्टूबर की सुबह पुणे की अदालत के बाहर मीडिया की भीड़ थी, कैमरे ऑन थे, और हर कोई एक ही बात जानना चाहता था, क्या राहुल गांधी को अब कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। यह सवाल इतना बड़ा था कि कांग्रेस पार्टी की सांसें अटक गई थी, क्योंकि अगर अदालत ने कहा हाँ तो गांधी परिवार की मुश्किलें कई गुना बढ़ जाती। अब जरा उस माहौल की तस्वीर सोचिए। पुणे की अदालत में सुरक्षा कड़ी थी,
बाहर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के समर्थक खड़े थे। एक तरफ सावरकर परिवार के समर्थक थे जो नारे लगा रहे थे, वीर सावरकर अमर रहे। दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता चुपचाप कैमरों से बचते हुए अंदर दाखिल हो रहे थे। और ठीक सुबह 11 बजे के आसपास सुनवाई शुरू होती है। राहुल गांधी की तरफ से वकील मिलिंद पवार मौजूद थे और सावरकर परिवार की तरफ से सत्यकी सावरकर के वकील। कोर्ट रूम में सन्नाटा था, हर किसी की निगाहें जज पर टिकी थी। सबसे पहले बोलने की बारी आई सत्यकी सावरकर के वकील की। उन्होंने कहा, माय लॉर्ड, यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह राष्ट्रभक्त सावरकर की प्रतिष्ठा पर हमला था। राहुल गांधी को खुद अदालत में आकर बताना चाहिए कि उनके पास क्या सबूत है कि सावरकर ने किसी मुस्लिम व्यक्ति पर हमला करने की बात अपनी किताब में कही थी। फिर उन्होंने वो पुरानी बात भी उठाई, राहुल गांधी की उस जान को खतरे वाली याचिका का जिक्र किया जो बाद में अचानक वापस ले ली गई थी। उन्होंने कहा, अगर वो याचिका राहुल गांधी की जानकारी के बिना दायर की गई थी तो फिर वकील ने इतनी बड़ी बात बिना मुवक्किल से पूछे कैसे कर दी? और अगर राहुल गांधी की जानकारी में थी तो अब वो छिपा क्यों रहे हैं? कोर्ट रूम में कुछ सेकंड का सन्नाटा और फिर मिलिंद पवार खड़े हुए। उनका जवाब था, माय लॉर्ड, इस आवेदन का कोई कानूनी आधार नहीं है। सत्य की सावरकर भावनाओं में बहकर याचिका दायर कर रहे हैं। कानून भावनाओं से नहीं चलता, सबूतों से चलता है। राहुल गांधी की उपस्थिति इस केस में आवश्यक नहीं है। जज ने दोनों पक्षों की दलीलें ध्यान से सुनी। लगभग आधे घंटे तक बहस चली और फिर अदालत ने फैसला सुनाया। राहुल गांधी की व्यक्तिगत उपस्थिति इस स्तर पर आवश्यक नहीं मानी जाती। शिकायतकर्ता ये नहीं बता सके कि किस विधिक आधार पर अदालत ऐसा आदेश दे सकती है, अतः यह आवेदन खारिज किया जाता है। बस फैसला आते ही कोर्ट रूम के बाहर हलचल मच गई। कांग्रेस के लिए यह एक बड़ी राहत थी, क्योंकि अगर अदालत ने राहुल गांधी को पेश होने का आदेश दिया होता तो इसका राजनीतिक असर बहुत बड़ा पड़ता। लेकिन दोस्तों, यहां कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि अदालत ने सिर्फ इतना कहा है, अभी राहुल गांधी की मौजूदगी जरूरी नहीं, लेकिन मामला अभी भी चल रहा है। इसका मतलब अदालत ने कांग्रेस को थोड़ी राहत दी है, लेकिन क्लीन चिट नहीं। अब बात करते हैं उस राजनीतिक शोर की जो इस फैसले के बाद शुरू हुआ। कांग्रेस के नेताओं ने इसे जीत बताया। उन्होंने कहा, देखिए, अदालत ने भी मान लिया कि मामला बेबुनियाद है, लेकिन बीजेपी ने कहा, अदालत ने केवल प्रक्रिया पर फैसला दिया है, सच्चाई पर नहीं। सावरकर का अपमान करने का अपराध राहुल गांधी ने किया है और सच्चाई अदालत में साबित होगी। अब इस फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या राहुल गांधी सावरकर के बयान पर कायम रहेंगे? क्या वो आगे अदालत में जाकर वही बात दोहराने की हिम्मत दिखाएंगे? क्योंकि अगर वो दोहराते हैं तो मानहानि का खतरा और बढ़ जाएगा, और अगर वो पीछे हटते हैं तो ये कांग्रेस के लिए राजनीतिक शर्मिंदगी होगी। इसलिए 3 अक्टूबर का दिन राहुल गांधी के लिए राहत भी था और चेतावनी भी। अदालत ने उन्हें कुछ वक्त दिया है, लेकिन आने वाले महीनों में यह केस फिर सुर्खियों में रहेगा।